दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी है जो असल में किसी और की थी पर आज सरकार के कंट्रोल में है। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है बल्कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा या हम कहें टॉपिक भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। तो ये लॉ कैसे बना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एंड कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंडर आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक्ट किस तरह हजारों लोगों की प्रॉपर्टी राइट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। और कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती है। इस लॉ के अंडर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी डिस्प्यूट में आ चुकी है। और इसके अलावा भी कई बड़े केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी ही प्रॉपर्टीज के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या बस लीगल अवेयरनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या इस लॉ का मिसयूज हो रहा है, क्या ये फेयर है या अनफेयर। आज हम सारे पर्सपेक्टिव समझेंगे, हिस्ट्री से लेकर प्रोविजन से लेकर जो भी अमेंडमेंट्स हुए, जो भी लीगल बैटल्स हैं, सब चीजें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी। तो आखिरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, इसका ओवरव्यू देखते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का एक ऐसा इंडियन लॉ है जो उन प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है जो उन लोगों ने छोड़ी थी जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान या चाइना जाकर वहां के सिटीजन्स बन गए। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों को इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर एनिमी नेशंस डिक्लेयर किया था एंड इन लोगों की प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी माना गया। तो इस एक्ट का नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि एनिमी नेशंस के सिटीजन्स या उनके वारिस इंडियन टेरिटरी में प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम ना कर सके। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, इसकी हिस्ट्री देखें इस एक्ट की। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसकी जरूरत काफी इस एक्ट की जरूरत काफी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से पड़ी। अगर मैं पार्टीशन की बात करूं 1947 के, तो इस पार्टीशन के बाद कई लोग पाकिस्तान चले गए और उनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में ही छूटी रह गई। तो इनिशियली डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर इन प्रॉपर्टीज को रेगुलेट किया गया, इन प्रॉपर्टीज को जो कि यहाँ छूटी रह गई और लोग वहां चले गए। तो इनकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए इनिशियली तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज छूटी गई, जो यहाँ लोग छोड़ गए, उनका क्या करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, तो ये सबसे बड़ा एक इशू था। अच्छा, 1962 का साइनो इंडियन वॉर, इस वॉर के बाद चाइनीज नेशनल्स की इंडिया में छोड़ी गई प्रॉपर्टीज का क्या होगा, ये भी एक मेजर कंसर्न बन गया। 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ। इस वॉर के बाद भी पाकिस्तान माइग्रेट कर गए जो लोग, उनकी प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने की भी जरूरत ज्यादा हो गई, यहाँ पर पड़ गई। तो इसलिए टेम्पररी लॉस के बजाय परमानेंट फ्रेमवर्क के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में पास किया गया, जिसमें एनिमी नेशनल्स की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में डालने का प्रोविजन रखा गया। तो इस एनिमी प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? इस एक्ट के तहत एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो एनिमी सब्जेक्ट, एनिमी फर्म या उनके बिहाफ पर किसी और के पास हो, उसे एनिमी प्रॉपर्टी कहेंगे। ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज आती है इसके अंडर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल की बात करें तो लैंड, बिल्डिंग्स हो गए, रियल एस्टेट एसेट्स हो गए। अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो शेयर्स, बैंक अकाउंट, ज्वेलरीज और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो जैसे ही किसी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है, वो डायरेक्टली कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के कंट्रोल में आ जाती है, यानी कि सीईपीआई। अब ये कौन है? देखिए, एनिमी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यानी कि सीईपीआई का रोल क्रिएट किया। इन कस्टोडियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सबसे पहले मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। जो एनिमी प्रॉपर्टीज का प्रॉपर मैनेजमेंट है, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उसका मेंटेनेंस करना। फिर इनकम कलेक्शन, जो भी इनकम एनिमी प्रॉपर्टीज से जनरेट होती है, जैसा रेंट हो गया, ड्यूज हो गया, वो कस्टोडियन कलेक्ट करता है। फिर लीगल डिस्प्यूट्स, एनिमी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होती है, उन्हें रिजॉल्व करने का काम भी कस्टोडियन का होता है। इस कस्टोडियन का मेन पर्पस यही इंश्योर करना है कि ये प्रॉपर्टीज इलीगल ट्रांजैक्शन का पार्ट ना बन सके और नेशनल इंटरेस्ट में यूज हो। इस एक्ट के की प्रोविजंस की बात करूं तो सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपेरेंट सेल। एनिमी प्रॉपर्टीज को ना बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही मॉर्गेज किया जा सकता है बिना कस्टोडियन के अप्रूवल के। तो ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि इन प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना हो और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में बनी रहे। दूसरा इसका फीचर है प्रोहिबिशन ऑन इनहेरिटेंस। एनिमी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं किया जा सकता,
चाहे लीगल हायर्स इंडियन सिटीजन ही क्यों ना हो, उनका इनहेरिटेंस का क्लेम नहीं बनेगा। और 2017 के अमेंडमेंट के बाद इस प्रोविजन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि एनिमी प्रॉपर्टीज के सारे राइट्स सिर्फ कस्टोडियन के पास ही रहेंगे। और यही जो प्रोविजंस है इनहेरिटेंस का, ट्रांसफर नहीं कर सकते, वारिस जो है, जो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ गए, अगर आप इंडियन सिटीजन भी हो तो भी आप उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस का राइट ही खत्म कर दिया इस प्रोविजन ने। ये भी चीज आगे जाके कंट्रोवर्शियल बनी कि भाई चाहे लीगल हायर्स इंडियन सिटीजन ही क्यों ना हो, उनका इनहेरिटेंस का क्लेम नहीं बनेगा। और जैसे ही 2017 का अमेंडमेंट आया, इस प्रोविजन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया, जिसमें क्लियरली किया गया है कि एनिमी प्रॉपर्टीज के सारे राइट्स सिर्फ कस्टोडियन के पास ही रहेंगे। एक और इसका फीचर, जुडिशियल लिमिटेशन। इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर सिविल कोर्ट्स को इस मैटर में इंटरफेयर करने का अथॉरिटी ही नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट्स में नहीं जा सकते, उन्हें गवर्नमेंट चैनल्स के जरिए इस रिजोल्यूशन को लेना होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल फीचर कि जुडिशियल लिमिटेशन है, कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट, इस डिसीजन को लेकर कि एक बार आपकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई तो आपको ये सब सर्कमस्टेंसेस फेस करना रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, 2017 में इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए जो इस एक्ट को और ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव बनाते हैं। इन अमेंडमेंट्स के अगर कुछ मैं हाइलाइट्स आपसे शेयर करूं तो एक्सपांडेड डेफिनेशन, एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म की डेफिनेशन ब्रॉडन की गई है यहाँ पर, जिसमें लीगल हायर्स और सक्सेसर को भी इंक्लूड किया गया है, चाहे वो इंडियन सिटीजन्स हो या किसी और फ्रेंडली कंट्री के, वो प्रॉपर्टी यहाँ क्लेम नहीं कर सकते। तो ब्रॉडर डेफिनेशन की गई एनी प्रॉपर्टी। यहाँ प्रोहिबिशन ऑन इनहेरिटेंस, जैसे कि हमने देखा कि लीगल हायर्स चाहे इंडियन हो या किसी फ्रेंडली नेशन के, एनिमी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते, एंड दिस इज अ बिग कंट्रोवर्शियल फीचर ऑफ दिस एक्ट। कस्टोडियन कंट्रोल, ये प्रॉपर्टीज तब तक कस्टोडियन के कंट्रोल में रहेगी जब तक गवर्नमेंट उन्हें डिस्पोज ना कर दे, जब तक उनका कंट्रोल में रहेगी आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार अगर आपकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई। अच्छा, इस डिस्पोजल को लेकर नई गाइडलाइंस लाई गई 2024 में। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज वैल्यूड बिलो 1 करोड़, रूरल एरिया में अगर बात करें, अगर रूरल एरिया में एनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ से कम की है तो करंट ऑक्यूपेंट को पहला हक दिया जाता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने का। एंड अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ या 100 करोड़ के बीच है तो वो ई ऑक्शन के जरिए डिस्पोज की जाएगी। ये 2024 में गाइडलाइन बना गई, इसके अकॉर्डिंग ये सब डिस्पोजल होगा। तो इस एक्ट के इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इस एनी प्रॉपर्टी एक्ट का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट है और इसका मेन फोकस नेशनल सिक्योरिटी है। ये इंश्योर करता है कि एनिमी नेशनल्स की प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना हो और गवर्नमेंट के पास उनका फुल कंट्रोल हो। लेकिन इस एक्ट को लेकर कंट्रोवर्सीज भी है, जैसे लीगल हायर्स के राइट्स का खत्म हो जाना, जुडिशियल रिकोर्स की लिमिटेशन है। तो इसका इम्पैक्ट अलग अलग लोगों और इंस्टीट्यूशन पर देखा जा सकता है। लाइक यहाँ वारिस का हक खत्म हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि जो लोग एनिमी प्रॉपर्टी के असली मालिक के लीगल हायर्स हैं, उनका इनहेरिटेंस का कोई राइट नहीं है। अगर किसी आदमी के दादा परदादा पाकिस्तान या चाइना चले गए थे तो अब उनके पोता या पोती या हम कहें पर पोते भी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान ही क्यों ना हो। समझे आप? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का पूरा कंट्रोल होता है एनिमी प्रॉपर्टीज पर, तो ये कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर आती है और गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें बेच भी सकती है या यूज भी कर सकती है। लीगल चैलेंजेस और एम्बिग्विटीज भी देखने को मिली इसमें हम इस प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर किसी को लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी गलती से एनिम प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं पर होता है, ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है इसलिए, और लोगों को कोर्ट से चक्कर लगाने पड़ते हैं। जुडिशियल लिमिटेशंस भी एक हमने यहाँ पर देखा, एनी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सिविल कोर्ट्स में नहीं लाए जा सकते, सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, जो प्रोसेस को और लंबा और मुश्किल बना देती है। हाई प्रोफाइल केसेस की अगर हम बात करें, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला, जैसे सैफ अली खान की फैमिली का केस जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ा है, इस एक्ट के कारण काफी पब्लिक और लीगल स्क्रूटनी में है। अगर मैं रिसेंट डेवलपमेंट्स और हाई प्रोफाइल केसेस की बात करूं, ये पहला केस नहीं है,
एनिम प्रॉपर्टी एक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज और हिस्टोरिकल फैमिलीज पर भी पड़ा है। रिसेंट केसेस ने इस लॉ के लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्प्लीकेशंस को और हाईलाइट किया है। लाइक सैफ अली खान का केस हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की एक केस न्यूज में जिसमें 15,000 करोड़ की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को एनिम प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा रहा है एंड ये प्रॉपर्टी उनके एंसेस्टर नवाब हमीदुल्ला खान, भोपाल के नवाब थे, से जुड़ी है। नवाब की बेटी अबीदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी, जिसके बाद सरकार ने इन प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। सैफ अली खान और उनकी फैमिली का कहना है कि उनका कभी पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रहा, फिर भी उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सीज किया गया। तो ये केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डिस्कस हो चुका है और ये दिखाता है कि कैसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आज भी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। ये केस है कि नहीं राजा मोहम्मदाबाद का केस, उसमें भी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिली। राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान ऑफ मोहम्मदाबाद के केस में भी इनहेरिटेंस राइट्स का बड़ा मुद्दा उठा। 1947 के पार्टीशन के बाद राजा पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई। तो उनके बेटे जो भारत में ही रहे ने इनहेरिटेंस के लिए क्लेम किया और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया। लेकिन 2017 का जो अमेंडमेंट आया उसके बाद इनहेरिटेंस राइट को रेट्रोएक्टिवली डिनाई किया गया, जिससे ये केस और कॉम्प्लेक्स हो गया। सैयद अली का केस एलिज्ड मिसयूज ऑफ द एक्ट केस है। सैयद अली का जो केस है जिसमें उनकी फैमिली की एक प्रॉपर्टी एनिम प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, जबकि उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। एलिगेशंस ये भी लगाए गए कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने प्रॉपर्टी को एनिम प्रॉपर्टी क्लासिफाई करवाने में रोल प्ले किया ताकि लैंड डील ब्लॉक हो सके। एंड ये केस दिखाता है कि किस तरह से ये एक्ट कभी कभी गलत तरीके से भी इंप्लीमेंट हो सकता है। एक और केस बताता हूं आपको, डियाना तल्कीस केस, ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड लीगल चैलेंजेस से रिलेटेड। मुंबई का डियाना तल्कीस का केस भी एक यूनिक एग्जांपल है। ये एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी जिसे एनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया क्योंकि कुछ स्टेक होल्डर्स उन लोगों से जुड़े थे जो पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके थे। तो ये केस ट्रस्ट प्रॉपर्टीज और इंडिविजुअल ओनरशिप के बीच के लीगल कंफ्यूजन को दिखाता है और इस लॉ के इंटरप्रिटेशन में आने वाली चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। तो ये सब केस क्यों देखें? इन सभी केस से एक चीज समझ में आती है कि एनी प्रॉपर्टी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, बल्कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, इनहेरिटेंस राइट्स और जुडिशियल चैलेंजेस का भी एक बड़ा इशू है। इसकी कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म की बात करें तो एनी प्रॉपर्टी एक्ट का स्ट्रेटेजिक लॉ है जैसा हमने देखा, लेकिन इस पर कई कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म भी है। इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कई लोगों ने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स रेज किए। पहला, इनहेरिटेंस राइट्स का वायलेशन हम देखते हुए आ रहे हैं इसके फीचर्स कि आप क्लेम नहीं कर सकते। इस एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये लीगल हायर्स के इनहेरिटेंस राइट्स को डिनाई करता है कि अगर किसी व्यक्ति के एंसेस्टर पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे तो उनके इंडिया में बचे वारिस भी उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल इनहेरिटेंस लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट माना जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म सबसे इंपॉर्टेंट कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट रहा है। यहाँ जो सेटल्ड केसेस हुए उसको भी वापस ओपन करना पड़ा। लाइक वो 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ ना, उन्होंने पिछले कोर्ट जजमेंट्स को भी इम्पैक्ट किया। इसका मतलब था कि जो केसेस ऑलरेडी सेटल हो चुके थे उन्हें वापस ओपन किया गया। इससे लीगल सर्टेनिटी खत्म होती है और लोगों का जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट कम हो सकता है। एक और बड़ा विवाद यह है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एंसेस्ट्री के बेसिस पर एनिमी डिक्लेयर किया जा सकता है। यह आर्टिकल 14 के इक्वालिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट माना जाता है। लोगों को उनके एक्शंस या नेशनलिटी के बेसिस पर नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों के डिसीजन के बेसिस पर जज किया जाता है, जो अनफेयर है। एंड इस एक्ट के अंडर सिविल कोर्ट्स में केस फाइल नहीं किया जा सकता, जो एक बड़ा इशू है। सिर्फ हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। इससे लोगों के ग्रीवेंसेस एड्रेस होने में दिक्कत होती है। जुडिशियल ओवरसाइट की कमी एक मेजर लीगल कंसर्न है। साथ ही मिसयूज का डर भी है।
यहाँ पर कई केसेस में एलिगेशंस लगे हैं कि सरकार या इन्फ्लुएंशियल लोग किसी भी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे इसका मिसयूज होने का रिस्क बना रहता है। तो कुछ केसेस में लाइक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस भी देखे गए हैं। साथ ही जो फैमिलीज एनिमी प्रॉपर्टी में रहती है, उनका डिस्प्लेसमेंट भी एक बड़ी समस्या है। अगर किसी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वहां रहते हुए लोग को निकाल दिया जाता है, जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न रेस करता है। तो अगर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कंट्रोवर्शियल है, तो इसको सुधारने के लिए कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला, लीगल हायर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना। अगर किसी व्यक्ति के एंसेस्टर्स पाकिस्तान चले गए थे पर लीगल हायर्स इंडियन सिटीजन्स हैं, तो उनका इनहेरिटेंस राइट्स रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बढ़ना चाहिए। यहाँ पर सिविल कोर्ट्स को भी ये केसेस सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि अनफेयर ट्रीटमेंट को रोका जा सके। फिर क्लियर मैकेनिज्म तय करना होगा। सरकार को एक ट्रांसपेरेंट और फेयर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहिए जिसमें एक पॉलिटिकल या पर्सनल मोटिव से एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का रिस्क ना हो। तो ये सजेशन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को मोर बैलेंस्ड और जस्ट बना सकती है, जिससे लोगों के राइट्स और नेशनल इंटरेस्ट दोनों प्रोटेक्ट हो सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, क्या ये लॉ फेयर है? तो दोस्तों, ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा लॉ है जो ओरिजिनली नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जैसे कि हमने समझा। लेकिन इसका इम्पैक्ट इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स पर भी पड़ा है, जिसे लेकर काफी डिबेट्स चल रहे हैं और हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनहेरिटेंस राइट्स को डिनाय करना एथिकली और लीगली सही होगा या है? क्या एक बेटर रिव्यू सिस्टम होना चाहिए जो मिसयूज को रोके? आपका क्या विचार है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि एनीमे प्रॉपर्टी एक्ट में रिफॉर्म्स की जरूरत है या फिर ये अपनी जगह सही है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही नए लीगल टॉपिक्स पर और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट्स मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।